So in the last class we discussed about provisioning and all. बैंक्स में क्या होता है, सीआरआर क्या होगा, रिजर्व फंड क्या होगा, एनपीए कैसे क्लासिफाइड होता है, एग्रीकल्चर के केस में, कैश क्रेडिट के केस में किस रेट से एनपीए का प्रोविजनिंग अपने को करना है, देन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो सारा पॉइंट्स हो चुका था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, ठीक है। पहला 2 पार्ट में अपना वो सब हो चुका है, क्लियर है। नाउ आज अपन क्या करेगा, 2 टॉपिक आपका बचता है बैंकिंग कंपनी में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। एक है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड और एक है बिल फॉर कलेक्शन, ठीक है। एंड एक छोटा सा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है, कि बैंक्स कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करती है। बैंक्स का काम क्या होता है, बैंक्स का काम होता है मार्केट में मनी को इन्वेस्ट करना। जो पैसा आप बैंक को देते हो वो पैसा बैंक क्या करती है, मार्केट में इन्वेस्ट करती है, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट 3 तरीके का होता है। एक इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म इंटेंशन से, ठीक है, और एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट टीचेस अस हाउ टू डू अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, क्लियर है। अब एक है तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म और एक है तुम्हारे लिए शॉर्ट टर्म। बैंक्स क्या करता है, अपने इन्वेस्टमेंट को 3 तरीके से क्लासिफाई करता है। एक तुम्हारा होता है हेल्ड टू मैच्योरिटी, एक होगा तुम्हारा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और एक होता है अवेलेबल फॉर सेल। सो इन्वेस्टमेंट को कैसे कैसे क्लासिफाई करेगा अपन, एक होता है हेल्ड टू मैच्योरिटी। हेल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब है कि बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट किया और उसको मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखा, मतलब इंटेंशन है लॉन्ग टर्म, ठीक है। एक होता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, मतलब मार्केट फ्लक्चुएशन से बैंक कमाना चाहती है, अप एंड डाउन। जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिंग होता है ना, मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो कभी लोग बेचता है कभी खरीद लेता है, दैट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। और एक होता है अवेलेबल फॉर सेल, जब मन करेगा कि मार्केट में थोड़ा रेट बढ़ा है, हम लोग उसको क्या करेगा, सेल कर देगा। तो ये दोनों बेसिकली करंट इन्वेस्टमेंट हो गया तुम्हारे लिए, और ये हो गया तुम्हारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बोलता है होल्ड टू मैच्योरिटी। होल्ड टू मैच्योरिटी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बैंक मैक्सिमम कितना कर सकता है, 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। जितना टोटल इन्वेस्टमेंट बैंक ने कर रखा है उसका 25% से ज्यादा होल्ड टू मैच्योरिटी में बैंक नहीं रख सकता, ठीक है। बाकी बचा 75% कहाँ रख सकता है, वो इधर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग या फिर अवेलेबल फॉर सेल्स। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट्स कि आप अपने बुक्स में किस वैल्यू में दिखाएंगे। याद करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, उसमें अपन क्या करता था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज शोन एट कॉस्ट वैल्यू प्रोवाइडेड देयर इज एनी परमानेंट डिक्लाइन, ठीक है। तो हमेशा कॉस्ट पे ही रहता था। तो यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, देखो लॉन्ग टर्म हुआ तो उसको हम लोग कॉस्ट पे दिखाएगा, वेयर शॉर्ट टर्म के केस में क्या करते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। और उसमें कोई लॉस होता है तो इमीडिएटली हम उस लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर लेंगे एंड द लॉसेस विल बी शोन इन अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमारा बैंक्स के केस में 4 शेड्यूल है पीएनएल का, आईओ इनकम में आईओ मतलब इंटरेस्ट एंड अदर, और एक्सपेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये मेरा क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज एन अदर इनकम, ठीक है। ये कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, जरूरी नहीं है। सो इसका जो लॉस भी होगा ना वो अदर इनकम से ही अपन माइनस करेगा। दैट्स व्हाई शेड्यूल 14 में हम लोग क्या करेंगे, इसको एज ए नेगेटिव शो करेगा, कोई भी लॉस हुआ या डिक्लाइन हुआ तो, क्लियर है। इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट्स को क्लासिफाई करना है। आपके पास जब क्वेश्चन आएगा या पीएनएल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। बैंक्स का यदि आपको रहेगा कि बैलेंस शीट बनाना है और क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट देगा, बैंक ने ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो एक बार चेक कर लेना वो होल्ड टू मैच्योरिटी है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है या अवेलेबल फॉर सेल है। इफ होल्ड टू मैच्योरिटी है तो लॉन्ग टर्म है तो उसको हम लोग कॉस्ट पे दिखाएगा। इफ ये तो है तो हम लोग उसको क्या करेगा, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर में शो करेगा, क्लियर है। इन्वेस्टमेंट में इतना ही ध्यान में रखना। देखो और भी आपके रेगुलेशन एक्ट के अंदर में बहुत कुछ छोटे छोटे परसेंटेज दिए हुए रहेंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लॉ के पेपर में शायद माइट भी काम आ जाए, बट अपने को यहाँ पे क्या अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट्स को देखना है। तो अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट्स में यदि आप इतना भी ध्यान रखोगे तो चलेगा। हाँ, एक कभी कभी क्या होता है, रिक्लासिफिकेशन वाला काम होता है। रिक्लासिफिकेशन इज ऑल्सो थ्योरेटिकल पार्ट। क्या करता है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग को होल्ड टू मैच्योरिटी बना देगा, या फिर होल्ड टू मैच्योरिटी को हेल्ड फॉर ट्रेडिंग या फिर अवेलेबल फॉर सेल में क्लासिफाई कर देना। पहले तो हमने माना था होल्ड टू मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म, फिर हम उसको लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म दिखाना चाहते हैं। उस कंडीशन में ना थोड़े प्रोविजनिंग है,
बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मेजर देखो प्रॉब्लम क्या है पता है, जब आप शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म जाते हो ना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? अच्छी बात है कि हम पैसे को सिक्योर्ड इन्वेस्ट रखना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बनाते हो ना, ये प्रॉब्लमेटिक बात है। इसका मतलब आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए आप रिक्लासिफाई कर रहे हो। ठीक है, जब आपके पास अच्छा खासा पैसा होता है तो आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट पड़ा रहने देते हो ना, यानी शॉर्ट टर्म ऑटोमेटिकली बिकम्स अ लॉन्ग टर्म। लेकिन जब आपके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम होता है ना, तब आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में चले जाते हो। ठीक है, तो वो जाने के लिए एक्ट में बोला हुआ है कि आप साल में बस एक बार कर सकते हो, दैट टू एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। ये हेल्ड टू मैच्योरिटी को यदि आपको इधर क्लासिफाई करना है, रिक्लासिफाई करना है, तो आप साल में एक बार कर सकते हो, दैट टू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ये हाँ, इफ आपको होल्ड टू मैच्योरिटी को रिक्लासिफाई करना है एज ए हेल्ड फॉर ट्रेडिंग या अवेलेबल फॉर सेल, तो आप इसको कर सकते हो, प्रोवाइडेड वंस इन अ ईयर, दैट टू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 1 अप्रैल में। और वो भी करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिएगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में यदि आप जाओगे तो इस पॉइंट्स को आप रीड कर लेना। ठीक है, इसमें बहुत सारे परसेंटेज आपको मिलेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बस इसको एक बार रीड मार लेना। शिफ्टिंग अमंग कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, दो थ्योरेटिकल है, बट एक बार रीड मार के रखना। ठीक है, इसमें रिक्लासिफिकेशन के बारे में ही बोला गया है और ज्यादा कुछ नहीं है। एक चीज क्लियर है, वैल्यूएशन वाला तो हमने पढ़ लिया कि वैल्यूएशन एट कॉस्ट करेंगे, एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड अवेलेबल फॉर सेल, उसको कॉस्ट और एनआरवी या फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये चीज क्लियर है। ठीक है, हाँ, क्या चीज, परमानेंट डिक्लाइन। हाँ, इफ आपको लगता है कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया तब तो वो डूब ही गया, पैसा नहीं आएगा, इफ देयर इज अ परमानेंट डिक्लाइन, देन वो डिक्लाइन पे ही हम लोग बुक्स पे दिखाएगा। सपोज 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप परमानेंटली 20 रुपए हो गया है, मतलब कंपनी खत्म सा हो गया है, तो 20 रुपए आपको पता है ये बढ़ेगा भी नहीं, तो 80 रुपीज इज द लॉस, दैट लॉस विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और हमारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट आएगा 20 रुपीज में। लेकिन सोचो आपने इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपए का आज, ईयर एंड में उसका वैल्यू हो गया 90, तो इसका मतलब ये नहीं आप उसको 90 में शो करोगे, नेक्स्ट ईयर वो बढ़ भी तो सकता है। आपका इंटेंशन तो लॉन्ग टर्म है ना। हाँ, इफ देयर इज अ परमानेंट डिक्लाइन, तब हम लोग उस डिक्लाइन को रिकॉग्नाइज करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 इन्वेस्टमेंट में करते थे, वही करना है आपको यहाँ पे भी। क्लियर है ये चीज? नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होता क्या है, सबसे पहले समझना पड़ेगा ये बिल डिस्काउंटेड क्या होता है। बिल डिस्काउंटेड का मतलब बिल्स रिसीवेबल। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक बिल लिखा, इसके लिए बिल्स पेबल, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल। सपोज द बिल डेट नंबर 1, ठीक है, इसका डेट है 1 जून 2023 पकड़ लेता है, कुछ भी पकड़ लो, 22 पकड़ लो। फॉर 3 मंथ्स, ड्यूरेशन कितना है, 3 मंथ्स। तो ड्यू डेट क्या आएगा इसका, व्हाट विल बी द ड्यू डेट, 4 सितंबर। बिल के केस में 3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड होता है, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, 1 सितंबर, देन 3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड हो जाएगा 4 सितंबर, राइट। बिल का वैल्यू था, बिल नंबर 1, बिल 1 का वैल्यू है, लेट्स से सपोज 15,000। अब इसने क्या किया, इस बिल 1 को, ये कहानी है, और एक बिल था बिल 2, बिल 2 को लिखा 1 फरवरी 22, ये 4 मंथ्स के लिए है। इसका ड्यू डेट क्या होगा, 4 जून 22। क्लियर है ये वाला चीज? अब देखो, इसके लिए बिल्स पेबल 2 हो गया,
मिस्टर ए ने क्या किया, फर्स्ट बिल को बिल नंबर 1, बिल फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, 4 महीना है, ठीक है। तो कितना रहेगा, 4 जून ही रहेगा अपना, ये चीज क्लियर है। अब देखो बिल्स रिसीवेबल 1 को मिस्टर ए ने क्या किया, इमीडिएटली डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। बिल्स रिसीवेबल 1 इमीडिएटली डिस्काउंटेड, इफ इमीडिएटली डिस्काउंट कर लेगा तो मिस्टर ए क्या कर रहा है, बिल को बैंक के पास दे रहा है और पैसा लेके आ रहा है। तो मिस्टर ए अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। अरे बैंक कुछ चार्जेस भी तो लेगा, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। सपोज इससे बैंक ने लिया 1500 का चार्जेस, तो इसके हाथ में कितना आएगा, 15,000 का बिल था, क्लियर है, एंड 15,000। उसने बिल्स रिसीवेबल 2 के लिए भी यही कहानी किया, जो बिल्स रिसीवेबल 2 था उसके लिए भी यही कहानी किया। बिल्स रिसीवेबल 2 का वैल्यू है आपके लिए, बिल 1, बिल 2 का वैल्यू 20,000, ठीक है। तो वही इमीडिएटली गया, बिल्स रिसीवेबल 2 को भी क्या किया, डिस्काउंट करवा लिया। बिल्स रिसीवेबल 1 का डिस्काउंटिंग डेट क्या होगा, 1 जून। सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल 2 को भी वो डिस्काउंट करवा रहा है इमीडिएटली, कब, 1 फरवरी को। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 2, ठीक है। 20,000 का बिल और उसके हाथ में आ रहा है, ठीक है। ये कहानी, ये तो बेचारा मिस्टर ए ने किया, बट हमको सीखना है किसकी अकाउंटिंग, बैंक्स की, राइट। इफ मिस्टर ए ने ये किया है तो सोचो बैंक क्या एंट्री करेगा। मुझे तो बैंक्स की अकाउंटिंग सीखनी है ना। बैंक क्या करेगा, बैंक ने बिल खरीद लिया उससे, राइट, उसने बैंक को दे दिया, बैंक ने उससे खरीद लिया, उसके बदले में बैंक ने क्या किया, उसको पैसा दे दिया। तो बैंक क्या एंट्री करेगा, बिल परचेज, इट इज नॉट फॉर कलेक्शन, बैंक ने खरीदा है, उसको पैसा देके बैंक ने खरीदा है उससे। तो बिल परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का बिल आ गया, 15,000, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ताकि प्रॉपर्ली समझ में आए। बैंक क्या एंट्री करेगा, बिल परचेज अकाउंट डेबिट, पहले बैंक ने खरीदा 15,000 का बिल, उसके लिए उसने कस्टमर का अकाउंट में पैसा डाल दिया होगा। बैंक कैश तो देता ही नहीं है, कस्टमर को क्रेडिट करता है। तो देखो कस्टमर को क्रेडिट कर देगा कितने रुपीज से, राइट, क्लियर है। अब क्या है, डोंट यू थिंक इट इज एन इनकम फॉर द बैंक। क्या लिखेगा इस इनकम को, डिस्काउंट इनकम, ठीक है। डिस्काउंट ऑन बिल लिख सकते हैं, कितना मिला, 1500 का इनकम हुआ था बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके फाइन। नेक्स्ट बिल का भी बैंक क्या करेगा, ऐसा ही एंट्री करेगा, बिल परचेज अकाउंट डेबिट टू कस्टमर टू डिस्काउंट ऑन बिल,
20,000 का था, कस्टमर को कितना दे रहा है 16,000 एंड 4,000 का डिस्काउंट इनकम। यहां तक कुछ डाउट? अब सिंस आपने जब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, आप अकाउंट्स में पहली बार आए थे, तो जर्नल एंट्री सीखने से पहले आपको सिखाया गया होगा कि हमारे बिजनेस में या फिर आजकल प्रेजेंट एरा में जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है वो एक्रूअल बेसिस पे होता है। और एक्रूअल बेसिस क्या होता है? ओनली इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर इज अकाउंटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैंक के पास क्या हुआ, 1 जून को बिल आ गया, 1 जून को बिल आया बैंक के पास में, और ये खत्म कब होगा? मैच्योरिटी डेट क्या है इसका? 1 जून से लेके 4 सितंबर, ये तो करंट ईयर में ही फॉल होता है। तो यानी इससे जो भी इनकम है वो तो मेरी करंट ईयर की इनकम है। बट लेट्स सी ऑफ द नेक्स्ट बिल। नेक्स्ट बिल का क्या हुआ? 1 फरवरी को आपका बिल था, राइट? और ये एक्सपायर्ड कब होगा? 4 जून 2022। बट ये जून तो मार्च के बाद नहीं आता है क्या? यानी मार्च में तो मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, राइट? तो इफ आप 4 मंथ्स की इनकम करंट ईयर में दिखाओगे, डोंट यू थिंक यू हैव वायलेटेड द अकाउंटिंग रूल्स? ये 2 महीने का करंट ईयर इनकम है और ये क्या है? नेक्स्ट ईयर का एडवांस इनकम है। यानी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड आपको पहले ही पैसा मिल चुका है, जिसको आप लोग क्या बोलते थे? एडवांस इनकम या फिर अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड क्यों है? क्योंकि ये आपने अभी तक कमाया ही नहीं है, बट आपको मिल चुका है। एंड ईच एंड एवरी एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी। ईच एंड एवरी एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी। सो देखो, बैंक के लिए ये तो इनकम ठीक है, पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, राइट? बट क्या ये पूरा इनकम पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? बैंक को इसमें से कुछ पैसा ऐसा है विच इज रिलेटेड टू माय नेक्स्ट ईयर, तो उसको बैंक एज ए लायबिलिटी ट्रीट करेगा। क्योंकि कोई कस्टमर है जिसने एडवांस में ही पैसा दे दिया है, तो इसका अकाउंटिंग एंट्री अब बैंक क्या करेगा? बैंक बोलेगा ये डिस्काउंट इनकम तो मुझे कम करना पड़ेगा। कितना कम करेगा? 2 महीने का, 4 महीने का 4,000 है, तो 2 महीने का कितना हुआ? 2,000 रुपए। तो 2,000 कम करके इसको अपना लायबिलिटी मान लेगा टू रिबेट ऑन। अब यहाँ पे ना जो टर्म यूज किया जाता है वो टर्म यूज किया जाता है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। ये ज्यादा कुछ नहीं है, दिस इज एन एडवांस इनकम। टू एडवांस इनकम लिखते ना ज्यादा इजी रहता, तब याद भी रहता। बट बस टर्म अलग है यहाँ पे। टर्म क्या है? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। क्लियर है? ये कब होगा? ईयर एंड में। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 2000। बाकी बचा हुआ जितना भी डिस्काउंट है वो कहां चला जाएगा? डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, दैट इज 3,500। टोटल 5,500 का अर्निंग था करंट ईयर का, राइट? लेकिन उसमें से रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर कितना है, तो वो तो हटा देंगे। तो करंट ईयर का कितना रहेगा? 3,500। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नेक्स्ट ईयर का इनकम है, तो आपको नेक्स्ट ईयर दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? हम इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, तो वो नेक्स्ट ईयर की इनकम में काम आउट आ जाएगा। यानी मुझे कोई भी डिस्काउंट इनकम निकालने बोले फॉर करंट ईयर, डिस्काउंट इनकम फॉर करंट ईयर कैसे निकलता है? डिस्काउंट इनकम फॉर करंट ईयर कैसे निकालेंगे अपन? टोटल रिसीव्ड कितना हुआ है वो देख लो, राइट? टोटल रिसीव्ड कैसे हुआ? प्लस एडवांस एट बिगिनिंग, उसको इनकम मानोगे ना। जो लास्ट ईयर आपको एडवांस मिला था वो रिलेटेड टू करंट ईयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का ओपनिंग बैलेंस। इस एडवांस एट बिगिनिंग को क्या बोलोगे? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का ओपनिंग बैलेंस माइनस
एडवांस एट एंड, जो करंट ईयर मिला है विच इज रिलेटेड टू योर नेक्स्ट ईयर, तो वो तो हट जाएगा ना, जिसको अपन क्या बोलेंगे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड फॉर नेक्स्ट ईयर या फिर एट एंड, तो आपका क्या निकल जाएगा, करंट ईयर का डिस्काउंट इनकम निकल जाएगा। आई बात समझ में, यही कंसेप्ट है आपका रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। दिमाग में नहीं रहे तो उधर लिख लेना एडवांस इनकम। एडवांस इनकम की जगह बैंक्स इस नाम को यूज करता है, प्रीपेड इनकम, एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम, सबका मीनिंग सेम होता है। क्लियर है? राइट, तो ये सब नोट्स अपन लिख के रखेगा। The portion of discount which relates to the period falling after the accounting period is called rebate on bill discounted, या फिर उसको अपन क्या बोल सकता है, अनअर्न्ड डिस्काउंट बोल दो या फिर एडवांस इनकम बोल दो, बात एक ही है। राइट, तो जब बिल डिस्काउंट होगा तो अपन क्या एंट्री करता है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक वो बिल खरीद रहा है, कस्टमर को पैसा दे रहा है और डिस्काउंट उसके लिए इनकम है। ठीक है, फिर ईयर एंड में जो डिस्काउंट रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है उसको तो लायबिलिटी ट्रीट करना पड़ेगा, तो इनकम को कम करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, इनकम रिड्यूस कर दिया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होता है नॉर्मली तो, बट यहाँ मुझे क्या करना है, इनकम को कम करना है इसलिए डेबिट करना पड़ रहा है, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू एडवांस इनकम। यही होता था बचपन में पढ़ा था, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। ठीक है, देन जो करंट ईयर से रिलेटेड होगा वो मेरे पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, एंड नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, इसको करंट ईयर का इनकम मान लोगे। क्लियर है ये चीज? तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा। इस तरीके से आपका रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का कंसेप्ट चलता है। समझ में आया ये कहानी? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख ले हम लोग फटाफट। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 इंस्टीट्यूट का मॉड का अपना यूनिट नंबर 5, the following is an extract from trial balance, this is a trial balance। ठीक है, ट्रायल बैलेंस याद है क्या, कुछ ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट साइड होता था और एक क्रेडिट साइड होता था। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड एसेट्स होते हैं, जितने भी लेजर्स का एक्सपेंस या एसेट्स का लेजर होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, जितना भी लेजर जिसका इनकम और लायबिलिटी होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब देखो बिल डिस्काउंटेड, विल दिस बी योर एसेट और एक्सपेंस? क्या है, इट्स एन एसेट। बिल परचेज किया हमने इतना रुपए का बिल, अरे ये एक्सपेंस तो होने से, देखो ये पहला बात तुम ये समझो फिर से, एक डेबिट साइड है एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में कुछ चीज, हाँ ट्रायल बैलेंस तो बैंक का भी डेबिट क्रेडिट वैसा ही होता है। नहीं, ये इतना रुपए का बिल डिस्काउंट किया है बैंक ने, मतलब बैंक ने इतने रुपीस के बिल परचेज किए हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट, उसमें से इतना रुपए का हमने डिस्काउंट अर्न किया। क्लियर है, टोटल डिस्काउंट हमने इतना अर्न किया है, बैंक ने टोटल इतना बिल परचेज किया, उसमें से बैंक ने इतना डिस्काउंट अर्न किया है, एंड ये बैंक के लिए लायबिलिटी है लास्ट ईयर का, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड नॉट ड्यू ऑन मार्च 31, 2010। ये तो लायबिलिटी होगा ना, नॉट ड्यू ऑन 31 मार्च 2000, यानी प्रीवियस ईयर 2020 में क्या हुआ था, ये ड्यू हुआ ही नहीं था, तो हमने इसको लायबिलिटी शो किया होगा, तो इसका तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा, बट ये करंट ईयर की इनकम में काउंट होगा। अरे ये तो लास्ट ईयर का है, दिस इज माय 2020 से रिलेटेड। क्या चीज, कैसे? एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, करंट ईयर में हम उसको इनकम में काउंट करेंगे ना, इनकम इज अ लायबिलिटी, एडवांस में लास्ट ईयर मिल चुका था, नॉट ड्यू ऑन 31 मार्च 20 का मतलब क्या है, पिछले साल ड्यू नहीं हुआ था बट स्टिल मिल चुका था। करेक्ट है, तो करंट ईयर में उसको इनकम में काउंट करेगा अपन। अब देखो ये टोटल करंट ईयर में अपने को इतना डिस्काउंट मिला है, तो अपने को इस 1,05,708 में से क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि करंट ईयर का कितना है और नेक्स्ट ईयर का कितना है। राइट,
तभी हम टोटल डिस्काउंट इनकम फॉर द ईयर निकाल पाएंगे। टोटल डिस्काउंट इनकम फॉर द ईयर कैसे निकलेगा? 1,05,708 प्लस पिछला साल जो मिल चुका था 22,160 माइनस करंट ईयर में जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड मिला है। लेकिन उसके लिए देखते हैं क्वेश्चन क्या डेटा दे रहा है। एन एनालिसिस ऑफ द बिल डिस्काउंटेड एज फॉलोज। ड्यू डेट था जून 5, जून 12, जून 25, जुलाई 6। ये सारा क्या है? नेक्स्ट ईयर में फॉल कर रहा है। अपना फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाता है? 31 मार्च को। 31 मार्च 21 आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका होगा, राइट? बट बिल का ड्यू डेट देखो क्या है, आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कितना दिन का एडवांस इनकम हो गया? मार्च में एंड होता है, अप्रैल में कितना दिन होगा? मई में, और जून का 5। मतलब 66 डेज का हमने एडवांस में ही उससे डिस्काउंट ले लिया। तो ये 66 डेज से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो मेरा क्या हो जाना चाहिए? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में जाना चाहिए। तो ये 66 डेज का कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? 1,40,000 इंटू 14% इंटू 66 डिवाइडेड बाई 365। तो कितना इंटरेस्ट आ गया? 3,500। तो ये मेरा नेक्स्ट ईयर में जाएगा। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का वैल्यू आ गया। क्लियर है? आराम से आप चाहो तो इसी टेबल को बना सकते हो। इसमें क्या करना, रिबेट का कॉलम और एक, ठीक है, कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, बाद में जर्नल सीख लेंगे अपन। जर्नल तो 3 ही जर्नल एंट्री होता है, ज्यादा कुछ नहीं होगा। कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा। इसमें कितना आया? 66 डेज। नेक्स्ट में 73, उसका नेक्स्ट उसका नेक्स्ट। क्या बात कर रहे हो? कितना? 97। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ मुझे। यहाँ तक ठीक है? अब इन्हीं के ऊपर तो इतना दिन का यदि हम लोग रिबेट कैलकुलेट कर लेगा तो पता चल जाएगा प्रीपेड इनकम कितना मानना है या एडवांस इनकम, और अनअर्न्ड इनकम जिसको हम लोग क्या बोलेगा? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एट एंड। कितना कितना आएगा? पहला वाला तो निकाला था। 42,317। ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसको क्या करेगा? 42,317 माइनस कर देगा, तो करंट ईयर का मिल जाएगा। करंट ईयर का टोटल कितना इनकम हुआ बताओ? 1,05,708 प्लस 22,160 माइनस 42,317 85,551। अब देखो जर्नल एंट्री क्या करोगे? सबसे पहले डिस्काउंट मिला तो एंट्री क्या करोगे? बिल्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कस्टमर टू डिस्काउंट रिसीव। इतना का बिल परचेज किया टू कस्टमर, इसको माइनस करके वैल्यू मिल जाएगा कस्टमर का अकाउंट में कितना गया होगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है ये चीज? देन इसको करंट ईयर का इनकम मानना है, तो लास्ट ईयर आपने क्या एंट्री किया होगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल। अब उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, तो करंट ईयर में इनकम माना तो क्या होगा? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट इनकम। क्लियर है? और इसको नेक्स्ट ईयर लेके जाना है, तो इसको कम करेंगे तो एंट्री क्या होगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इतना वैल्यू से। एंड अब जो भी नेट डिस्काउंट का वैल्यू बचा है वो कहां चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। तो ये होगा आपका अकाउंटिंग एंट्री। आई होप समझ में आया।
ऐसे ही करेंगे। राइट, नोट डाउन कर लो फटाफट। Now see illustration number 2. 31st March 11, uncertain bank had a balance of rupees 9 crores in rebate on bill discounted. Had a balance का मतलब last year already उनको related to 2022 पैसा मिल चुका होगा, right? ये उन लोग के लिए क्या है, एडवांस है। 9 करोड़ का ऑलरेडी एडवांस था। ड्यूरिंग द ईयर uncertain bank discounted bills of exchange of 4,000 crore, charging interest at the rate 18% per annum, the average period of discount being 73 days. ठीक है, 4,000 करोड़ का डिस्काउंट किया लोगों ने उनके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, एवरेज 73 डेज। तो मेरा डिस्काउंट इनकम करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ, 144 करोड़। ठीक है, इतना करंट ईयर में रिसीव हुआ है मुझे। Of these bills of exchange of 600 crores were due for realization from the acceptors या फिर customer after 31st March, तो उसमें से 600 करोड़ related to next year है। Average period outstanding 36.5 days, यानी next year से related 36.5 days का interest मुझे क्या मानना है, rebate on bill। तो 600 करोड़ पे 18%, 36.5 divided by 365 कितना हो गया, 10.8 करोड़। अब देखो टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 144, उसमें से प्रीवियस ईयर ऑलरेडी मिल चुका था 9 विच इज रिलेटेड टू माय करंट, वो प्लस हो जाएगा, एंड विच इज रिलेटेड टू माय फ्यूचर वो माइनस हो जाएगा। तो करंट ईयर का नेट डिस्काउंट इनकम कितना, 142.2। तो ये है आपका डिस्काउंट इनकम फॉर द करंट ईयर। आया समझ में ये कंसेप्ट? सॉल्व किया आप लोगों ने, अकाउंटिंग एंट्री इस तरीके से पास किया, एंड लेजर अकाउंट भी बनाओ, फटाफट करो, सॉल्व करो। सो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का टॉपिक क्लियर है, ठीक है। उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, करंट ईयर से रिलेटेड इनकम ही अपने को शो करना होता है, विच इज रिलेटेड टू माय नेक्स्ट ईयर, वो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट में चला जाएगा, और नेक्स्ट ईयर उसको वापस अपन एंट्री रिवर्स करके उस ईयर का इनकम में काउंट कर लेगा। क्लियर है? द लास्ट टॉपिक फॉर बैंकिंग कंपनी, बिल फॉर कलेक्शन। अब देखो एक रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या है, वहां पे बैंक बिल्स परचेज करता है, राइट? ये तो बैंक का काम है। चलो बैंक क्या करता है, बहुत सारा सर्विसेज भी देता है अपने कस्टमर को। वन ऑफ दैट सर्विसेज बिल फॉर कलेक्शन। जैसे कि सपोज मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को एक बिल लिखा, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक बिल लिखा 1 जनवरी 22, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए बिल्स पेबल, राइट? अब इट इज पॉसिबल, सपोज ये 3 मंथ्स का बिल है, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल कि जब ड्यू डेट आएगा मिस्टर ए बीजीओ, ठीक है, या वो अपने काम से उसको टाइम नहीं मिले, वो जाके टाइम पे पैसा नहीं लेके आ पाए, कुछ भी हो सकता है XYZ, बिकॉज बिजनेसमैन बहुत बिजी होता है। तो बैंक बोलता है सर आप लोग क्यों टेंशन लेता है ये सब पैसा कलेक्शन करने का, आप हम लोग को दीजिए, हम लोग आपके बिहाफ में कलेक्ट कर लेगा। यानी बैंक क्या कर रहा है, जस्ट एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है अपने कस्टमर को, ताकि कस्टमर इजी रहे, कस्टमर को ड्यू डेट याद नहीं रखना पड़े। और बैंक के तो इतने सॉफ्टवेयर है, वो इजीली बैंक को ट्रिगर हो जाएगा कि इस ड्यू डेट में मेरे को इस कस्टमर का बिल का पैसा कलेक्ट करना है। तो बैंक इज एक्टिंग एज ए मीडिएटर। यहाँ पे देखो ना बैंक के पास पैसा आएगा ना बैंक से पैसा जाएगा, इसके बैंक अकाउंट से पैसा माइनस होगा और इसके बैंक अकाउंट में पैसा प्लस हो जाएगा, बैंक के पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये तो जस्ट एक एक्स्ट्रा सर्विस है जो बैंक दे रहा है, इसी को अपन बोलता है बिल फॉर कलेक्शन। यानी बैंक ने बिल कलेक्ट कर लिया, बोला डोंट वरी हम आपके बिहाफ में पैसा कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये तो होगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा भी तो हो सकता है बैंक बोलेगा मिस्टर बी आप टेंशन मत लो, आपका ड्यू डेट पे हम लोग पे कर देगा, आपके अकाउंट से पैसा काट के दूसरे पर्सन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, राइट?
तो यहाँ पे बैंक ने क्या किया, किसी का ऑब्लिगेशन ले लिया, बोला आप टेंशन मत लो, ड्यू डेट में हम आपका अकाउंट से पेमेंट कर देंगे। तो ये भी क्या, एक मीडिएटर का तरह। सो ये बिल फॉर कलेक्शन कैन बी एन एसेट, कैन बी ए लायबिलिटी। यदि तुमको किसी के बिहाफ से पैसा कलेक्ट करना है देन इट इज एन एसेट, और किसी के बिहाफ में पेमेंट करना है देन इट इज अ लायबिलिटी। क्लियर है? इसमें बैंक का कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए याद होगा आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नीचे में शेड्यूल नंबर 12 था कंटिंजेंट लायबिलिटी, एंड उसके नीचे और एक लाइन आइटम था बिल फॉर कलेक्शन, यानी उतना पैसा हमने ले रखा है। इट कैन बी एन एसेट, इट कैन बी लायबिलिटी। क्लियर है? समझ में? व्हाट इज बिल फॉर कलेक्शन? बैंक का मीडिएटर वाला सर्विस है, एक्स्ट्रा सर्विस है। तो इट कैन बी नॉट एनी एसेट और लायबिलिटी फॉर बैंक। बैंक के लिए तो कुछ नहीं है ना, ये तो कस्टमर के बिहाफ में बैंक काम कर रहे हैं। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो बैंक का पॉकेट में पैसा आना है, ना बैंक के पॉकेट से पैसा जाना है, तो ना तो बैंक के लिए एसेट है, ना ही ये लायबिलिटी है। इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक। क्या है ये बैंक का? रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर क्लियरेंस पर्पज ओनली। बैंक का काम है बस ये काम करके दे देना, राइट? दीज आर प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज फुटनोट। हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी के नीचे इसको दिखाता है बिल फॉर कलेक्शन। फॉलोइंग टू अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड, एक बिल फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट, एक बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी। अब देखो सपोज आपको किसी कस्टमर ने बिल दिया कि सर आप हमारे बिहाफ में प्लीज पैसा कलेक्ट कर लेना, मैंने ओके। अब क्या होगा, ड्यू डेट पे या तो जिस पर्सन से पैसा आना है हम पैसा कलेक्ट कर लेगा, या फिर वो पर्सन देने से मना कर देगा तो डिसऑनर। तो हम सामने वाले को क्या करेगा, इन्फॉर्म कर देगा कि आपका पैसा आ चुका है या फिर ये डिसऑनर हो चुका है। बट मेरे बुक से तो बिल फॉर कलेक्शन का काम खत्म हो गया ना, मेरे हाथ में एक बिल आया, या तो मैं उसका पैसा कलेक्ट कर लूंगा या फिर मैं सामने वाले को क्या बोलूंगा, ये डिसऑनर हो गया। आई बात समझ में? दो ही केस हो सकता है, या तो पैसा मिलेगा या फिर डिसऑनर का केस हो सकता है। तो इफ मुझे कलेक्ट करना है देन इट इज अ बिल फॉर कलेक्शन एसेट, इफ मुझे पे करना है किसी के बिहाफ में देन इट इज बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी। क्लियर है? अब देखो इफ मेरा एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा, डेबिट साइड में, और लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस किधर होगा, क्रेडिट साइड में। इफ इट इज एन एसेट तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, इतना रुपए का बिल हमने पास ऑलरेडी पड़ा है, कस्टमर के बिहाफ में मुझे पैसा कलेक्ट करना है, और ये क्या है, इतना बिल ऑलरेडी हमने कस्टमर से ले रखा है जिसका हमें पे करना है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, राइट? सो इट इज अ लायबिलिटी। अब इसमें से जितना आप कलेक्ट कर चुके वो तो खत्म हो जाएगा, जितना डिसऑनर हो गया वो भी खत्म, राइट? ड्यूरिंग द ईयर इफ आपने और कलेक्ट किया है तो बढ़ जाएगा तुम्हारा एसेट, और ईयर एंड में इतना बिल आपके बुक्स में रहेगा, ये जाएगा मेरा बैलेंस शीट में नीचे। ठीक है? इफ लायबिलिटी है, स्टार्टिंग में हमको इतना पे करना था कस्टमर के बिहाफ में, या तो हम उसको क्या करेंगे, पे कर देंगे, या फिर डिसऑनर हो जाएगा वो। जैसा कस्टमर बोलेगा, कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, वो बिल डिसऑनर हो जाएगा, हम पे नहीं कर पाएंगे उसके अकाउंट से, तो ये कम हो गया लायबिलिटी। फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ और लिया है लोगों से बिल कि हाँ हम पे कर देंगे आपके अकाउंट से, तो वो लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। और लास्ट में सब करके बैलेंस सीडी मिल जाएगा कि इतना बिल फॉर कलेक्शन मुझे फ्यूचर में कस्टमर के बिहाफ में पे करना है। ये है तुम्हारा बिल फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट एंड बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है? एसेट का रिवर्स होता है लायबिलिटी, नथिंग मोर देन दैट। आई बात समझ में? ये था बिल फॉर कलेक्शन जो बैलेंस शीट के नीचे तुम लोग शो करते हो, और ये नेट बैलेंस आएगा। ठीक है? एसेट माइनस लायबिलिटी करके, एसेट माइनस लायबिलिटी जो नेट वैल्यू होगा ना, वो हम बिल फॉर कलेक्शन शो करेंगे। क्लियर है ये चीज? नाउ एक और था कंटिंजेंट लायबिलिटी, शेड्यूल नंबर 12। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी का अकाउंट क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर लायबिलिटीज। मतलब हमने एक एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि हमारा एक बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, हमने कहीं और उसको डिस्काउंट करवा लिया, राइट? कहीं और से डिस्काउंट करवाया। अब क्रेडिटर का काम क्या होता है? डेटर का काम है ड्यू डेट में वो पे करेगा। इफ वो पे नहीं करेगा तो वो लायबिलिटी मेरा हो जाएगा ना। सपोज मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल था, मैंने उसको बैंक में क्या किया, रख के डिस्काउंट करवा लिया। अब ड्यू डेट में जिस पार्टी को पे करना चाहिए उसको बैंक को पे करना चाहिए। इफ वो पेमेंट करने से मना कर देगा तो ऑब्लिगेशन किसके ऊपर आएगा? मेरे ऊपर आ जाएगा ना, मेरे को वो पे करना पड़ेगा। नाउ दिस इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है? अच्छे से समझना, मतलब मैंने क्या बोला अभी कि ए है,
बी है, ए के लिए बिल्स रिसीवेबल, बी के लिए बिल्स पेबल। ए गया बैंक के पास और डिस्काउंट करवा लिया उसने, ठीक है, इसको बिल देके उसने क्या किया, पैसा लेके चला गया। ड्यू डेट में क्या होगा, बैंक इसके पास जाएगा पैसा मांगने के लिए, और ये पैसा देने से मना कर दे तो बैंक किसके पास जाएगा, मॉर्गेज तो ए नहीं रखा था। सो देखो ए के लिए जो डिस्काउंटेड बिल है वो क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। सिमिलरली बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा ही होता है, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर लायबिलिटीज, ठीक है, जो अभी तक अक्रू नहीं हुआ है, माइट भी फ्यूचर में हो सकता है, उसको हम लोग बोलता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा, राइट, लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा। अब ड्यूरिंग द ईयर इफ वो लायबिलिटी एक्सपायर हो गया तो टेंशन खत्म, सपोज लायबिलिटी अराइज ही नहीं हुआ तो बढ़िया बात है, यानी वो एक्सपायर हो गया। इफ उस लायबिलिटी का हमने ऑनर कर दिया, मतलब या तो बैंक पे करेगा या फिर क्लाइंट खुद पे करेगा। बैंक को पे करना है तभी भी लायबिलिटी खत्म, और क्लाइंट ने पे कर दिया तभी भी लायबिलिटी खत्म। ड्यूरिंग द ईयर यदि हमने कुछ और गारंटी दी, जैसे बैंक बहुत बार मीडिएटर का काम करता है, ठीक है, दो पार्टी के बीच में मीडिएटर का काम करता है, गारंटी ले देता है, ठीक है। अब गारंटी दे दिया तो गारंटी भी तो एक तरह से कंटिंजेंट लायबिलिटी है। सपोज मुझे लोन चाहिए, मैं चाहता हूं आपसे पैसा उधार लेना, लेकिन आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, तो मैं बैंक को बोलता हूँ बैंक प्लीज मेरा गारंटी ले लो ना, बैंक ने गारंटी ले लिया, कल को मैं आपको पैसा रिटर्न नहीं करूंगा तो किससे मांगने जाओगे आप, बैंक के पास ना। तो बैंक का तो एक हेडेक चल ही रहा है ना, मैंने डिफॉल्ट किया तो बैंक को पे करना पड़ेगा, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है कंटिंजेंट लायबिलिटी, राइट। तो ड्यूरिंग द ईयर बैंक ने यदि ऐसा कोई गारंटी इशू किया है तो बैंक के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये टोटल कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा बैंक का, स्टार्टिंग में जितना था ड्यूरिंग द ईयर और जितना हमने गारंटी दिया है उसमें से जो एक्सपायर हो गया, मतलब ड्यू डेट चला गया, कहानी खत्म, मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी अराइज ही नहीं हुआ। इफ कुछ पे करना पड़ा तो क्या होगा, या तो हम पे करेंगे या फिर क्लाइंट पे कर देगा, तो वेरी गुड, टेंशन नहीं है, लेकिन हमें पे करना पड़ा तभी तो मेरा कंटिंजेंट लायबिलिटी तो कम हो रहा है ना, तो लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट साइड में, ठीक है। तो नेट बैलेंस पता चल जाएगा कि मुझे एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे शेड्यूल 12 में कितना दिखाना है। आई बात समझ में? तो जब भी आपको शेड्यूल 12 का वैल्यू निकालना है तो आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा कंटिंजेंट लायबिलिटी का। ये चीज समझ में आया? ठीक है, दिस वाज द लास्ट कंसेप्ट इन योर बैंकिंग। अपना यूनिट नंबर 5 से सारा क्वेश्चंस हो गया, 3 4 कर चुके अपन, ठीक है। एक बार नंबर 5 देख लो। 1 अप्रैल को बिल फॉर कलेक्शन यानी 7 लाख था, फिर बिल रिसीव्ड हुआ 64.5 लाख। एक बार आपको एसेट मानना है और एक बार इसको लायबिलिटी मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एसेट मानोगे तो ये डेबिट बैलेंस हो गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ड्यूरिंग द ईयर और कलेक्ट किया तो ये भी डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। उसमें से क्या हो गया, इतना तो कलेक्टेड हो चुका है, मतलब ये कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी क्या बोला, इतना डिसऑनर, तो ये भी मेरा कम हो गया, तो बाकी बचा हुआ पैसा मेरा अभी भी बिल फॉर कलेक्शन है, एसेट अकाउंट का बैलेंस रहेगा। और उल्टा कर दो तो लायबिलिटी हो गया, जो चीज आपने क्रेडिट साइड में लिखा उसको डेबिट लिख दो और जो डेबिट में लिखा वो क्रेडिट में लिख दो। आया समझ में बिल फॉर कलेक्शन वाला कंसेप्ट? बहुत लीस्ट चांसेस होता है इसको आने का, बट स्टिल अपन कुछ भी नहीं छोड़ के जाए जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। एक था अभी देखा था एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट, ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा है कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये क्या है, लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी 1 अप्रैल को कितना था, 22,30,000, उसमें से 20 lakhs were subsequently paid off by client, यानी डेबिट साइड में आ जाएगा, टू ऑनर्ड बोल के क्लाइंट ने पे कर दिया और बाकी बचा हुआ पैसा बैंक पे कर रहा है, मतलब 2,30,000 कौन पे कर रहा है, बैंक पे कर रहा है, तो बैंक के पॉकेट से जाएगा। A scrutiny of the acceptance register revealed the following. During the year हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो जितना रुपीस का एक्सेप्ट किया वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ गया कंटिंजेंट, और उसमें से जितना ऑनर्ड होता जाएगा वो माइनस हो जाएगा। देखो
ओपनिंग बैलेंस 22,30,000 लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी साइड में। उसमें से 20 लाख क्लाइंट ने पे कर दिया, तो देखो 20 लाख क्लाइंट ने पे कर दिया, बाकी बचा हुआ बैंक पे करेगा, तो बैंक का पॉकेट से जाएगा कितना 2.3, 2,30,000 टोटल कितना था 22,30,000 था, उसमें से 20 लाख क्लाइंट पे कर रहा है, लाइबिलिटी कम, बचा हुआ बैंक पे कर रहा है, तो वो भी लाइबिलिटी कम। ड्यूरिंग द ईयर हमने एक्सेप्ट किया कितना 42,70,000 अलग अलग करके, तो मेरा कंटिंजेंट लाइबिलिटी बुक्स में आ गया अलग अलग नाम से ABCDEF करके। इसमें से जितना का ऑनर होता जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर वो माइनस हो जाएगा, कितना हो गया ऑनर्ड, एक तो ये हो गया 10 लाख वाला, इसमें से 6 लाख हो गया ना पार्टली पेड ऑफ है, तो सिर्फ 6 लाख होगा, partly paid off on 30th of September 2011, partly failed to pay and bank had to honor, तो ये तो बैंक को पे करना पड़ रहा है। अच्छा सॉरी, नॉट पार्टली, पार्टी, इसको क्लाइंट ने पे किया है तो टू क्लाइंट करके आ जाएगा मेरे पास, लाइबिलिटी खत्म। इसमें क्या हो रहा है, पार्टी दे नहीं पा रहा है तो बैंक दे रहा है, तो बैंक पे करेगा उसको। देन नॉट सेटिस्फाइड अप टू दिस, इसका मतलब क्या, बैलेंस रह जाएगा ये तीनों का, अभी तक पता ही नहीं है क्या करना है, तो 8 और 5 13, 13 और 2 15,70,000, ये अभी भी बैलेंस सीडी है, और ये बैलेंस सीडी तुम्हारा बैलेंस शीट में नीचे जाएगा शेड्यूल 12 में। आया समझ में, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी रहता है इसका। क्या बोला, following facts have been taken out from the records of Adarsh Bank in respect of the year ending 31st of March 2000, कुछ भी पकड़ लो, 22 पकड़ लो, 12 पकड़ लो, ठीक है 22। On 1st of April 21, bills for collection, bills for collection भी मेरा लिए क्या है, ना तो asset and liability है, where 7 lakh during 11-12 bills received for collection, और बढ़ गया मेरा 64,50,000 से, bills collected were 47 lakh and bills dishonored, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा, 5,50,000 डेबिट साइड में, इफ तुम लोग लाइबिलिटी मानोगे तो, और एसेट मानोगे तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। प्रिपेयर बिल फॉर कलेक्शन एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। एक बार क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इतना, फिर टू बिल फॉर कलेक्शन इतना, फिर बाय साइड में ये एंड ये आ जाएगा एंड बैलेंस सीडी, और एक बार क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बिल फॉर कलेक्शन, और डेबिट साइड में कम होता जाएगा और बैलेंस सीडी आ जाएगा। लाइबिलिटी हुआ तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, एसेट हुआ तो डेबिट साइड में, ये ध्यान रखना। ये हुआ नंबर 2 है एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट वाला, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का तुम लोग को वर्किंग नोट बनाना है, लेजर अकाउंट। नंबर 3 कैलकुलेट करके बता, नंबर 3 रीड कीजिए और सोचिए कि क्या करना होगा। देखो, it is found from the books that a loan of 6 lakh was advanced on 30th of September 2021 at the rate 10% per annum. Interest is payable half yearly. हमने बैंक ने किसी को लोन दिया 6 लाख का 30 सितंबर को, और उस पे इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, और उसको हाफ ईयरली पे करना है। बट द लोन वाज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2022, ठीक है, 31 मार्च 2022 तक आउटस्टैंडिंग है, तो 6 महीने का इस पे विदाउट एनी पेमेंट रिकॉर्डेड इन द मीन टाइम ईदर टुवर्ड्स प्रिंसिपल और टुवर्ड्स इंटरेस्ट, यानी ईयर एंड तक ना तो प्रिंसिपल का कुछ रीपेमेंट हुआ है ना इंटरेस्ट का रीपेमेंट हुआ है। प्रिंसिपल है 6 लाख, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हाँ yes, interest 30,000 for the 6 months, तो 6,30,000 ड्यू है,
but the loan was without any payment recorded either towards principal. The security for the loan was 10,000 fully paid up shares of rupees 100. तो यानी ये जो लोन हमने दिया था इसके लिए हमने सिक्योरिटी ले रखा है, क्या चीज ले रखा है, 10,000 शेयर्स ले रखा था जिसका मार्केट वैल्यू है 98 एज पर द स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एज ऑन 30th, यानी जिस दिन लोन दिया था उस दिन मार्केट रेट कितना था 98, but due to fluctuation the price fell to rupees 40 per share in January 2022. On 31st March 2022 the price as per the stock exchange rate was 82 per share. State how would you classify the loan as secured or unsecured in the balance sheet of the company. पहला बात है secured मानेंगे, ठीक है, secured loan मानेंगे। एंड दूसरा चीज है क्या ये स्टैंडर्ड सबस्टैंडर्ड मतलब एनपीए है क्या, एनपीए तो है ही नहीं, अभी तक तो 90 डेज हुआ ही नहीं है। प्लस देखो 10,000 शेयर्स था, उसका मार्केट वैल्यू ईयर एंड में चेक करना होता है, ईयर एंड में कितना है, तो 8 लाख, ड्यू डेट 31 मार्च है, हाफ ईयरली पे करना था, हम लोग 31 मार्च में ही खड़े, ड्यू डेट से चेक करना होता है ना भाई, लोन डेट से थोड़ी चेक करोगे, ठीक है। अब देखो तुमने जो सिक्योरिटी दिया था 10,000 शेयर्स, उसका ईयर एंड में वैल्यू कितना है 82 पर शेयर, तो वैल्यू कितना हो गया 8,20,000, टेंशन ही नहीं है, ऑब्वियसली ईयर एंड में ही चेक करते हैं ना हम लोग तो सिक्योरिटी को, बीच में कितना भी फ्लक्चुएट हुआ उससे टेंशन नहीं है अपने को, तो ईयर एंड में वैल्यू कितना 8,20,000, तो ये मेरा लोन और इंटरेस्ट को कैरी कर रहा है, कवर कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, फुल्ली सिक्योर्ड मानेंगे हम इसको। अब सुनो मेरी बात, एग्जाम में कहां घुमा सकता है, इफ एग्जाम में इस 82 की जगह क्वेश्चन लिख दिया 50 रुपए मार्केट रेट है ईयर एंड में, तब क्या करोगे, क्या करोगे, यस 6,30,000 का लोन है, उसमें से 5 लाख को तो सिक्योर्ड मानेंगे और 1,30,000 को अनसिक्योर्ड। आई बात समझ में, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन किया था ना DICGC 50% का, उसमें भी तो हम लोग मार्केट वैल्यू ही लेता है सिक्योर्ड पोर्शन निकालने के लिए, क्लियर है ये वाला चीज, तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना अपने को। देन नंबर डी, करंट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, टोटल इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 98 लाख, ठीक है, उसमें से 20,000 पहले से ओपनिंग था तो वो ऐड हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कितना है 14,000, तो वो माइनस हो जाएगा। अरे टोटल रिसीव हुआ इतना, ये ऑलरेडी पहले से था यानी लास्ट ईयर मिल चुका था, रिलेटेड टू करंट, ये प्लस होगा और ये माइनस कर देंगे बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, तो मेरा करंट ईयर का टोटल इंटरेस्ट इनकम कितना हो गया 98,06,000, क्लियर है देखो 98,06,000 आया समझ में, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 कंसेप्ट, तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, छोटा छोटा अलग अलग नहीं देके एक साथ में, इसीलिए ठीक है, इसीलिए मैंने इसको 3 स्टार दे रखा है कि इस एक क्वेश्चन से तुम्हारा सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, क्लियर है। सो विद दिस कवर वी कवर द एंटायर बैंकिंग कंपनी, आप लोग प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम नोट्स को रिवाइज करते रहना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड को, एंड देन अपना जो कंपाइलर है उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चंस करना है, क्लियर है। चलो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।